इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था, तो इससे काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी क्योंकि किसी ने कोई लॉ नहीं पढ़ा है, वो भी सवाल आए हैं सब हेड्स में। लेकिन मैंने सारे 11 लॉज पढ़े थे, तो मेरे लिए ये ईजी था चॉइस करना। वो मुझसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जंक फूड को डिफ़ाइन करो, तो वो मुझे लग रहा था कि वो लॉ रिलेटेड नहीं था, मगर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो आपको क्या लगता है जंक फूड क्या है? तो मैंने उसको आंसर कर दिया था, मगर जंक फूड पर ही हमारा लगभग 5 मिनट तक डिस्कशन चल रहा था कि एग्जैक्टली जंक फूड क्या होता है, और सब नूडल्स खाते हैं, वो मैदा होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सवाल था कि जंक फूड क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूं और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं PCSJ टॉपर निशी गुप्ता से। हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में, कितने साल लगे हैं इस प्रिपरेशन में और इस मुकाम को हासिल करने में, इस कामयाबी को हासिल करने में उन्हें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा है, क्या क्या छोड़ना पड़ा है, और साथ में पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है UP PCSJ का, यानी प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, इसका क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, कौन सी उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, कैसे नोट्स तैयार किए हैं, ये तमाम सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले निशी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये बताओ निशी, ऑलमोस्ट 1 वीक हो रहा है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आने के बाद से कैसे लाइफ चेंज हो गई, क्या बदलाव महसूस कर रही हैं आप? लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रही थी, तो उस समय पे इतना सोशल लाइफ नहीं थी, आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे लोगों से क्योंकि आप पढ़ रहे थे। अभी जब से रिज़ल्ट आया उसके बाद मैं इस 1 वीक में इतने लोगों से मिल चुकी हूँ, इतने लोग सब खुश हैं, सब मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सब काफ़ी चेंज है, इतनी ज़्यादा अटेंशन पहले कभी नहीं मिली है, तो अभी तो मुझे आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, जो ये रिज़ल्ट है, ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है? आपने सोचा था कि मतलब एक तो ठीक है मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन रैंक फर्स्ट लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, तो ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रैंक 1 बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मेरा क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम, इस बार मैंने मेहनत की है, मगर यही था कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक यही मना रहे थे कि 303 में 303वीं रैंक भी आ जाए ठीक है, बस सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो रैंक 1 बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। अच्छा निशी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल होता है कि सारे बच्चे मेहनत करते हैं, डेफिनेटली एक बड़ा परसेंटेज होता है कि जब सभी लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, 100% एफर्ट डालते हैं। आज इस बार भी रिजल्ट आया, जिनका नहीं हुआ, ये जो रैंक में बहुत पीछे रह गए, वो भी कहते नहीं हमने बहुत मेहनत की। तो आप ये शेयर करें कि वो क्या की फैक्टर होता है जो किसी भी कैंडिडेट को टॉपर बनाता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत मतलब सब करते हैं। मेरा भी पहले मैंने दूसरे एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% किया था। की फैक्टर मुझे लगता है कि जैसे आपका जो वाई होता है कि आपको क्यों वो चीज़ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लॉन्ग टर्म में आते हैं, मतलब वैकेंसी काफ़ी साल में आती है, तो उतने लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आपका रीज़न वाई कि आपको ये क्यों करना है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप पूरे समय मोटिवेटेड रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं। वो लगातार में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ये मुझे लगता है। तो अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, और वो सबसे बड़ा की फैक्टर है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मतलब एक फायर होनी चाहिए, मुझे बनना है, बस मुझे जज बनना है, मुझे ये PCSJ क्वालिफाई करना है, मतलब वो फायर मेंटेन रहे नहीं चाहिए वही। अच्छा, ये ओवरऑल हम देखें तो आप कितना साल बता रही हैं कि कितने साल आपको लगे हैं ओवरऑल प्रिपरेशन में, और ये जर्नी कैसी है? जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर माय स्टूडेंट्स, कि एक्सप्लेन इट कि ये प्रोसेस क्या रहा है। बीच में कोविड भी आया, प्रिपरेशन कर रही थी, अभी वैकेंसी नहीं निकली, कहीं लगा कि यार दूसरा भी एग्ज़ाम देना चाहिए था, ये टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि आपने LLB किया, LLM किया, मतलब बहुत टाइम डिवोट किया है। ये तो है। मैंने 2019 में, मैं अपने 5th ईयर में ही थी, मैंने तब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि 2020 में मैं पास आउट हो जाऊंगी और फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, मगर कोविड आ गया, तो कोविड ईयर की वजह से फिर वैकेंसी जो होगी वो पोस्टपोन हो गई और वैकेंसी 2022 में आई। तो तब तक मैं प्रिपेयर ही कर रही थी। बीच में काफ़ी लगा कि कोई इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और आप पढ़ते जा रहे हैं, टाइम पास होता जा रहा है, आप कैसे मतलब उसको कोप अप करेंगे। मगर मैंने उस समय पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए थे, जो भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आती थी मैं उस एग्ज़ाम में अपेयर होती थी, तो मैं उस कंटिन्यूटी में ही रही एग्ज़ाम के प्रोसेस में।
मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स आपने इसको दिए। अच्छा निशी एक बात कि ये जो PCSJ का एग्ज़ाम नेचुरली बहुत एक लेंदी एग्ज़ाम भी है। पहले आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, मेंस में जाते हैं, फिर इंटरव्यू में जाते हैं, ये प्रोसेस भी लंबा है। और ये जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, जस्ट शेयर करिए। प्रीलिम का एग्ज़ाम दे के आई तो आपके माइंड में क्या था, हाँ बहुत अच्छा कर लिया, ये कर लिया, या एक फियर था अरे अभी मुझे मेंस करना भी, तो मुझे 6 पेपर और क्वालिफाई करने, जब प्रीलिम मेंस में अच्छा हो गया तो नहीं अब एग्ज़ाम में इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा? तो ये जो पूरा प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू की जर्नी वो कैसी रही है? एग्ज़ाम हमारा जैसे वैकेंसी 2022 में दिसंबर में नोटिफाई हुई थी। प्री का एग्ज़ाम फरवरी में था। प्री के एग्ज़ाम में जैसे जीके और लॉ 2 पेपर होते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि लॉ पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लॉ में मार्क्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 होते हैं मगर मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था कि जीके का पेपर अगर टफ भी आता है तो 70 to 80 मार्क्स उसमें आप सिक्योर कर लो और लॉ में कवर कर लो। मैं जीके का पेपर दे के आई, वो बहुत टफ आया था, 60-70 जैसा मैंने सोचा था मैं वैसे अटेम्प्ट करके आई थी। सारा मतलब मेन फोकस लॉ पर था, मगर लॉ का एग्ज़ाम इस बार बहुत इजी आया था। मतलब कि अगर किसी को सेक्शंस याद हैं, मतलब इस तरीके से कि बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, तो वो इजी पेपर से क्या हुआ कि सब बच्चे उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो लॉ का एग्ज़ाम देने के बाद मैं डर गई थी कि अब कैसे होगा, क्योंकि मैंने जीके में उतना नहीं किया और लॉ में किया है, मगर लकीली मेरा क्लियर हो गया था। 300+ मार्क्स थे मेरे प्री में भी। फिर मेंस के लिए हम लोगों को सफिशिएंट टाइम मिला था। 6 पेपर, मैंने 6 पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, मैं उस स्ट्रैटेजी से पढ़ रही थी। मगर मेंस के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि पेपर टफ आए थे इस बार मेंस के भी। इंटरव्यू के बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रोसेस करने का, क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म हुआ और उसके बाद ही रिज़ल्ट आ गया था। तो वही है कि प्री के बाद मैं सबसे ज़्यादा डरी हुई थी कि हो जाए एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि प्री में लॉ का पेपर ईजी आ गया था। अब मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो मतलब ये समझ, आप कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में ये आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ के कैसे एग्ज़ाम दे के आए हैं। आपका केवल सर्कल जितना होता है आपको उसमें पता चलता है कि कैसा हुआ है। तो मेरे सर्कल में जितने लोग थे उनसे बातचीत करके तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, मगर ओवरऑल इसका पता कर पाना कि हो ही जाएगा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। निशी ये तो बात हुई कि आपकी जर्नी की, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जो बच्चे जब भी रिज़ल्ट आता है, टॉपर का नाम फ्लैश होता है, लोग सोचते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन दिया हुआ। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे, 10th और 12th की में आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई और परफॉर्मेंस कैसी थी? मैंने कानपुर से ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट की है। यहाँ पर कानपुर में फातिमा कॉन्वेंट से की है। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। तो 10th में तो मेरे 77% मार्क्स थे, लेकिन 12th में मेरे 92% मार्क्स थे। बाकी उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BA LLB के लिए, वो मैंने क्लियर किया था 2015 में। फिर मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2020 में कंप्लीट हुई। हालांकि मैं अपने कॉलेज में मतलब सेकंड टॉपर थी पूरी पढ़ाई के दौरान। और फिर मैंने उसके बाद में LLM किया 2021 में, वो 2 साल का था, तो वो 2022 में ही कंप्लीट हुआ था। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कि आपके फैमिली में भी कोई इस लॉ फील्ड में रहा है? कैसे, किसने मोटिवेट, किसने ये ड्रीम दिया कि PCSJ क्वालिफाई करना है? मेरी फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड से नहीं है। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे लॉ में इंटरेस्ट था कि मैं लॉ जानना चाहती हूँ, तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि हाँ मैं लॉ में ही जाऊँगी, लॉ करूँगी। बाकी स्पेसिफिकली PCSJ के लिए तो जब मैं अपने कॉलेज में थी वहाँ पर इस तरीके का माहौल था, वहाँ से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर्स और जानने वाले लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया था। एग्ज़ाम 15 में, 16 में, 18 में, हर ईयर में हुआ था, तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी ये चीज़ ही करनी है। ओके अच्छा, अब मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करूँगी, जो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे ये पूरा जो पहले प्रीलिम का, PCSJ में प्रीलिम का क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स का और कितने पेपर होते हैं? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीके का और एक लॉ का। दोनों में 150 क्वेश्चंस आते हैं, मगर जीके के पेपर में 150 मार्क्स का होता है और उसका पेपर, लॉ का पेपर 300 मार्क्स का होता है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वो 2 शिफ्ट में होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। आप अपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, प्रीलिम में आपने GS के लिए, जनरल स्टडी के लिए और लॉ के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे आपने नोट्स तैयार किए, और इतनी सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना, उसको ब्रेन में रिटेन करना और फिर एग्ज़ाम में जाके डिलीवर करना कैसे किया? जस्ट एक्सप्लेन इट। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। आप पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन आप याद नहीं रख पाते।
तो वही चीज़ है कि उतना जितना आपने सिलेबस पढ़ा है अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि जब हम लोग जितना ज़्यादा रिविजन करते हैं उतना ज़्यादा रिटेन रहता है। मैंने जीएस के लिए स्पेसिफिकली एक जीएस में जैसे करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक भी, दोनों चीज़ें आती हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए लक्ष्य मैगजीन आती है परीक्षा मंथन की, मैंने वो रेफ़र की थी, हिंदी में रहती है वो, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखती थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। और ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं जिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक मैंने जीएस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस घटना चक्र की बुक से किए थे। घटना चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी बुक्स अलग आती हैं, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यू थे, मैंने उनको प्रैक्टिस किया था। लेकिन वही है कि वो आपको सिर्फ एक बार लगाने से नहीं आएगा, आपको उनको भी रेपिटेशन में लगाना पड़ेगा, तभी आपको वो सवाल आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ ये चीज़ बहुत रहती है कि आप वहाँ पर अगर आप श्योर नहीं है तो आप एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे मार्क करने से डरते हैं। तो इसलिए ही रेपिटेशन इतना ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर सवाल आ जाए तो वहाँ पे आप सेकंड डाउट मत दें, और अगर नहीं आता है तो भी एक इंटेलिजेंट गेस लगाना चाहिए डिडक्शन मेथड यूज़ करके। तो मैंने जीएस के लिए तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन इससे ही पढ़ा था। बाकी लॉ के लिए प्री एग्ज़ाम में बैराक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बैराक्स कवर टू कवर पढ़ती थी, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं पढ़ती थी, सारे बैराक लगभग मैंने कवर टू कवर पढ़े हैं। कितनी बार पढ़े हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों। बाकी पास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो एमसीक्यू की बुक ली थी, परीक्षा मंथन की ही थी वो, समर्थ अग्रवाल पब्लिकेशन की। उस बुक को मैंने अपना सोर्स वही रखा था और मैंने उसी बुक को बहुत बार लगाया था, कि ऐसा नहीं है कि आपको 1000 सवाल लगाने हैं या इतने सवाल लगाने। उस बुक में जितने सवाल थे मैंने उनको 1000 बार इस तरीके से मैंने लगाया कि मैं उन्हीं को रिपीटेशन में लगाती रहूँ, क्योंकि सवाल पैटर्न वही रहता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा निशी, स्टडी मटेरियल ज़्यादा होने, जैसे आपने कहा कि आपने मंथन पढ़ लिया, एक दो बुक्स के नाम आपने बताया कि वो आपने पढ़ लिया, क्या बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, तो स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या लोग कहते हैं कि ना इस बुक को देखा उसे भी देखने से उससे पता चल जाए, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत कम है यार, इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, मगर वो पता है लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं है। आप 10 जगह से पढ़ सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम के पहले 10 जगह से रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, और जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी काफ़ी सोर्सेज से पढ़ने की, मगर उससे इवेंचुअली क्या होता था, जब मैं कोई टेस्ट देती थी तो मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती थी, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली होती थी। फिर उसके बाद मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि मुझे लिमिटेड सोर्स रखना है, जो भी मेरा सोर्स होगा वो मेरा सॉलिड प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि अगर उससे कोई सवाल आए वो तो एटलीस्ट मैं करेक्ट कर पाऊँ, और लिमिटेड सोर्स ही रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब आप ये कह रही, ये नहीं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि आप एक दो बुक्स पढ़ें और उसको बहुत अच्छे से डीपली थारोली। अच्छा, जो आपने प्रीलिम की तैयारी की, आप ओवरऑल क्या आपका वो असेसमेंट है कि स्टडी करना, लर्न करना ज़रूरी है, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा और डीप नॉलेज होना, उसका बहुत कहना चाहिए एक्सप्लेन, आप पूरे खुद को भी एक्सप्लेन करें कि जो टॉपिक पढ़े इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ ज़रूरी है, या आप कह रही कितने बार रिवाइज़ करें? वही है कि लॉ में बस ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो किसी भी तरीके का सवाल आप अटेम्प्ट कर लेंगे। सेक्शन वाले सवाल बहुत कम होते हैं, जनरली होते हैं कि ये चीज़ किस सेक्शन में दी हुई है, मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप किसी भी टाइप के सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे पेपर में दोनों तरीके के सवाल आते हैं कि आपको रटने टाइप के सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शन बेस्ड पूछते हैं, और समझने वाले भी करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा से कोशिश ये करती थी कि जब मैं बैराक कवर टू कवर रीड करती थी तो वो पूरा सेक्शन मुझे समझ में आ जाए। मैं उस सेक्शंस के सारे एसेंशियल्स अंडरलाइन कर लेती थी कि ये चीज़ है और मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। इससे मेंस में भी इजी रहता है कि मेंस में अगर उन्होंने आपसे कोई डेफिनेशन पूछी, अब वहाँ पर आपको बैराक की लैंग्वेज नहीं लिखनी, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो आप उसको आराम से वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर लेंगे अपने वर्ड्स में। और ये चीज़ मुझे हमेशा यही चीज़ सिखाई गई थी कि आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है और जो भी देख रहा हो उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वो उतने क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। ओके। अच्छा, ये तो प्रीलिम की बात हुई। मेंस में जो 6 पेपर थे उसका आप पहले तो पेपर के नाम बताएं, 6 पेपर कैसे कैसे होते हैं, और बाकी फिर वही चीज़ आपका स्टडी मटेरियल क्या था, कौन सी बुक आपने पढ़ी, क्या आपने शॉर्ट नोट बनाए, और नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए? एग्ज़ाम में इस बार से ही 6 पेपर जुड़े हैं। इसके पहले 5 पेपर्स होते थे। इस बार इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर को अलग अलग कर दिया गया था। पहला पेपर जीएस का होता है, सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, थर्ड हिंदी लैंग्वेज का, फोर्थ सब्सटैंटिव लॉ का होता है, फिफ्थ प्रोसीजरल लॉ का होता है, और लास्ट पेपर जो होता है वो लोकल और पीनल लॉज का होता है।
तो सबसे पहले तो जैसे अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस के लिए मैंने लूसेंट बुक पढ़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सबसे सवाल आते हैं, मगर वो सवाल का पैटर्न ऐसा रहता है कि आपको 75 वर्ड्स या 50 वर्ड्स इस तरीके से आंसर करने होते हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक पे बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती है, सवाल बेसिक होते हैं। तो अगर लूसेंट बुक ऐसी है जिसमें क्रिस्प में दिया हुआ है कि आपको हर टॉपिक की नॉलेज मिल जाएगी, हमारे एग्जाम पैटर्न से वो सही है। हमें उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके कोई चीज़ नहीं पढ़नी, मगर आपको आइडिया हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो मैंने वो बुक रेफ़र की थी, उसी से मैं पढ़ती थी और उसमें ही मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाती थी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो लक्ष्य मैगजीन से ही मैंने। प्रीलिम में भी जनरल स्टडी का पेपर हुआ और मेंस में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वही है कि जनरल स्टडीज़ जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो वो आंसर ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें से मार्क करना होता है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड होता है। मगर इसमें आपको लिखना रहता है, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमारे में काफ़ी करंट से भी रिलेटेड, जैसे गगनयान का प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आई थी, स्कीम्स वगैरह आती हैं। इस बार नहीं आई थी मगर आती हैं जनरली। क्या न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करता है? न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी होता है, मगर हमें बहुत डिटेल, वही है कि बहुत डिटेल न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी है। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो, या कोई भी करंट की न्यूज़ है, कोई बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ होती है तो उससे ही रिलेटेड सवाल आते हैं, मगर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको एकदम डिटेल्ड बैठ के एनालिसिस नहीं पढ़ना है। ठीक है। जनरल स्टडी के बाद सेकंड पेपर? जनरल स्टडीज़ में एक चीज़ और है कि इस बार नए 9 माइनर एक्ट्स ऐड हुए थे, लॉज ऐड हुए थे, और उनसे बहुत स्पेसिफिक सवाल आए थे। कि जनरली ऐसे सवाल नहीं आते कि पनिशमेंट बताइए कितनी किस सेक्शन में मिल रही है, किस चीज़ के लिए, और कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पूछिए। तो उससे बहुत स्पेसिफिक सवाल आए थे। तो उसमें मैंने बेयर एक्ट रीडिंग की थी कवर टू कवर, तो वो मेरे लिए ईजी पड़ा था। मैंने अपने लॉ में तो ये सारे सवाल लॉ वाले ठीक किए थे उस पेपर में। लैंग्वेज के पेपर के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी, उसमें ट्रांसलेशन आता है, प्रेसी आती है, और उसके अलावा ऐसे लिखने के लिए आता है। तो ऐसे के लिए मैंने 2 लिस्ट प्रिपेयर की थी, एक ट्रेडिशनल टॉपिक्स की और एक करंट के टॉपिक्स की। ट्रेडिशनल टॉपिक्स जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें, और करंट वाले टॉपिक्स जो भी करंट में चल रहे हैं उस समय पे, जैसे कि उस समय पे ये लिव इन रिलेशनशिप्स और सेम सेक्स मैरिज, ये सारी चीज़ें थी। तो इन पे भी मैंने ऐसे प्रिपेयर किए थे। ऐसे प्रिपेयर करके मतलब मैं एक जिस्ट तैयार कर लेती थी कि मुझे इस ऐसे में क्या क्या लिखना है। हमेशा मैं ऐसे की स्टार्टिंग किसी कोट से, या फिर अगर कोई करंट की न्यूज़ चल रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करती थी। और उसके बाद में ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ लीगल चीज़ ऐड करें, कि उससे रिलेटेड अगर कोई लॉज हैं, कोई केस है, तो ये चीज़ें ऐड करें, क्योंकि हमारा लॉ रिलेटेड पेपर है तो मैं ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने एसेज में ग्राफ्स भी बनाए थे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो ऐसे के लिए मैंने ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करके उनका एक शॉर्ट नोट बना लिया था कि मैं पहले हेड इंट्रो में लिखूंगी, फिर मैं उसके बाद जैसे अगर मीनिंग बताऊंगी या कॉजेज़ बताऊंगी, या क्या स्टेप्स हम आगे ले सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। इस तरीके से मैंने काफ़ी सेवरल हेड्स। कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है? ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, मगर 6 to 7 पेजेस दिए रहते हैं वहाँ पर लिखने के लिए। हाँ, लिमिटेड स्कोप है। उसके अलावा मैंने हिंदी में भी सेम चीज़ की थी, लिस्ट बनाकर ऐसे प्रिपेयर किए थे। प्रेसी के लिए तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स ही यूज़ किए थे, ट्रांसलेशन के लिए भी। हिंदी का पेपर ऐसे प्रेसी पहली बार आ रही थी, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कोई भी आर्टिकल लेके उसको शॉर्ट करके लिख लेती थी, उसमें प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरीके से मैंने लैंग्वेज की थी। इसके बाद फिर लॉ का पेपर है, तो सब्सटैंटिव लॉ में उस पेपर में पूरे 11 लॉज आते हैं। जनरली क्या होता था कि एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सब हेड्स होते थे, तो वो सब हेड्स हमेशा एक ही लॉ से रिलेटेड होते थे। तो ये करा जा सकता था कि 11 में से आप कोई सब्जेक्ट मत प्रिपेयर करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस है। लेकिन इस बार इन्होंने पेपर पैटर्न में क्या किया था कि सब हेड्स के अंदर डिफरेंट लॉज के सवाल दे दिए थे, सारे कवर कर दिए भाई। तो लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, मैंने कोई भी लॉ छोड़ा नहीं था, तो ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रही। वहाँ पे मुझे चॉइस करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं हुई थी, मैंने सारे क्वेश्चन आप कह रही हैं बहुत लोग बच्चे जो सिलेक्टिव पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट करते हैं, वो नहीं हो सकता। वही है कि इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था, तो इससे काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी, क्योंकि किसी ने कोई लॉ नहीं पढ़ा है, वो भी सवाल आए हैं सब हेड्स में। लेकिन मैंने सारे 11 लॉज पढ़े थे, तो मेरे लिए ये ईजी था चॉइस करना। लॉ के लिए नोट्स जहाँ से मैंने मतलब जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने कोचिंग ली थी, वहाँ पर मुझे नोट्स दिए जाते थे। उस नोट्स से मैं पढ़ती थी, मगर उसके बाद मैं अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स बनाती थी, उन्हें मैं स्केलेटन नोट्स कहती हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के अंदर बहुत डिफरेंट केस लॉज होंगे, कुछ नया अमेंडमेंट आया है वो होगा, तो मैं उनके एक शॉर्ट में हेडिंग्स बना लेती थी कि अगर जैसे कोई ये टॉपिक आया तो मैं इसकी मीनिंग लिखूंगी, उसके अंदर कौन से केस लॉज लिखूंगी, कौन से सेक्शंस लिखूंगी, ये सारी चीज़ों का एक शॉर्ट नोट बनाती जाती थी, और उन्हीं से मैं रिविज़न करती थी। तो जो कोचिंग में नोट्स दिए गए या जो भी बुक से मैंने पढ़ा, मैं उनसे कंबाइन करके एक अपने स्केलेटन नोट्स बनाती थी और मैं उससे पढ़ती थी।
क्या होता है कि आपको रेपिटेडली बहुत बार वही चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो स्केलेटन नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वो शॉर्ट में रहते हैं, आप बस पन्ना पलटते रहिए और अपने दिमाग में सब रिकॉल करते रहिए। तो जब आप दिमाग में रिकॉल करके पढ़ते हैं तो आप इंगेज्ड रहते हैं, रेदर देन कि आप रीडिंग कर रहे हैं, वो बोरिंग हो जाता है। तो मैं उन्हीं से रिविजन करती थी। और एग्ज़ाम के पहले आपको टाइम नहीं होता। अब जैसे मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय में हो रहा है, 3 दिन एग्ज़ाम है, आप कितना रिवीजन कर पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं रहता। तो वो शॉर्ट नोट्स उस समय पे भी बहुत हेल्पफुल होते थे कि आप बस पन्ना पलट लीजिए, आपका सारा कवर हो गया, सारा रिविजन हो गया, आप इजीली पेपर में लिख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने तीनों लॉ पेपर के लिए रखी थी, सबके मैंने अपने खुद के स्केलेटन नोट्स बनाए थे। बाकी प्रोसीजर के पेपर में प्लेन WS और जजमेंट राइटिंग में चॉइस आती है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो, उन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है। तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं प्लेन WS ही लिखूं, क्योंकि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है कि आपको आता है मगर इतना लेंदी पेपर होता है कि आप लिख नहीं पाते। इसलिए मैंने प्लेन WS अटैम्प्ट की थी ताकि मैं ईजिली उस पेपर को टाइम पर कंप्लीट करूँ। लोकल और पीनल लॉज के पेपर में भी यही था कि लोकल लॉज मैंने सारे, इसमें 7 लोकल लॉज आते हैं लैंड रिलेटेड सारे यूपी के, उनको मैंने कवर टू कवर पढ़ा था। बच्चे जनरली क्या करते हैं, मेरे साथ के फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया था कि आप एग्ज़ाम के लिए उसको पीछे रख देते हैं कि बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लोकल लॉज नहीं पढ़ रहे हैं। मगर मैंने लोकल लॉज पहले से पढ़े थे और मैंने बैराक पूरा पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल नहीं पढ़े थे। इसका भी फ़ायदा मिला था कि एक लॉ में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ न्याय पंचायत जैसे है वो रिपील हो चुका है, मगर उन्होंने उसका सवाल दिया था पेपर में, तो मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं उसको अटैम्प्ट कर पाई। और वो एक मैंडेटरी सवाल था, वो सबको ही करना था, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है इस चीज़ का फ़ायदा रहा। लोकल लॉज के लिए मैंने बुक भी रेफ़र की थी, वो भी परीक्षा मंथन की ही थी, उन्हीं के पब्लिकेशन की। वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, मैंने उससे भी हेल्प ली थी। अच्छा, जब आप ये प्रिपरेशन कर रही थी मेंस एग्जाम की और प्रीलिम की भी, तो उसमें उस दौरान आपका रूटीन क्या, मतलब कितने घंटे, जैसे कोचिंग में आपको पढ़ा दिया, जैसे आप कह रही हैं आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, जो लॉ रिपील कर दिया उसको भी आपने पढ़ा, तो क्या रूटीन है, कितने घंटे आप पढ़ती थी, और कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देती थी? कोचिंग तो मेरी 2020 में ही कंप्लीट हो गई थी, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही थी। तो एज सच बहुत घंटे मैंने डिवाइड नहीं किए थे, मैं कंटेंट वाइज पढ़ती थी कि जैसे अगर एक सब्जेक्ट मुझे एक हफ्ते में कंप्लीट करना है तो उसके कौन कौन से टॉपिक्स मुझे किस किस दिन में कंप्लीट करने होंगे। तो मैं कंटेंट वाइज प्रोग्राम अपना बनाती थी, शेड्यूल कि कैसे करना है। अब वो कंटेंट पढ़ने में कितना समय लग रहा है वो तो दिन पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कभी आपका मन नहीं कर रहा होता है तो आप स्लोली पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपना कंटेंट पूरा पढ़ती थी। तो वैसे आपका रूटीन, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि जो टॉपर है वो मतलब कैसे, हाउ यू स्टार्टेड योर डे, और फिर कैसे कंटिन्यू होता था? मैं अपनी तैयारी जैसे इलाहाबाद में रहकर करती थी। मेरी एक फ्रेंड है सुकृति, उसका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मैं और वो साथ में ही पढ़ते थे। तो और हम लोग 3 साल से पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए ये भी था कि नहीं, हमें एकदम कट ऑफ नहीं करना। हम सुबह उठते थे, पहले हम लोग धूप में जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे आपने हर जगह सुनी होगी कि मेडिटेट करो और थोड़ा सा सन लो, ये सब चीज़ें हैं। तो मॉर्निंग में कितने बजे उठती थी? हम लोग 7 o'clock पे ही उठते थे, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव बहुत होती हैं लॉन्ग टर्म में। हम लोग ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आप पूरे दिन कमरे में बंद हैं, उससे आप काफ़ी नेगेटिव वैसे आपकी सोच होने लगती है। तो हम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock के अराउंड उठकर थोड़ी देर छत पर जाते थे और मेडिटेट वगैरह करते थे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले करंट जो भी हमें पढ़ना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें पढ़ते थे 1 घंटे में। उसके बाद फिर हम लॉ शेड्यूल करते थे कि दिन के शेड्यूल में आप 9 बजे से नाश्ता वगैरह करने के बाद में दोपहर में 12-1 बजे तक क्या पढ़ लेते हैं। फिर लंच ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा अपनी पावर नैप लेकर फिर शाम में लॉ पढ़ते थे। इस तरीके से हम अपना शेड्यूल रखते थे। वही है कि मैंने उसके साथ प्रिपेयर किया है, तो हम लोग 2 लोग थे। जनरली क्या होता है कि कंपटीशन बहुत होता है लोगों के बीच में, आप 2 दोस्तों के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है, मगर मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ। मेरी फ्रेंड और मैं, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, हमारे बीच कोई कंपटीशन नहीं था। और वो साथ में पढ़ने से यही हुआ है कि हम लोग ज़्यादा कंटेंट दिन में पढ़ लेते थे, और आप 2 लोग होते हैं तो आप ईजिली रिविजन कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या, अच्छा एक तो ये हुआ कि आपने अगर देखें तो सुबह से शाम तक मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई में ही जाता, क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है कि जैसे इस दौरान आपने प्रिपरेशन जो फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपने कट ऑफ किया, फैमिली में भी इधर भी आना कम, कानपुर आना भी कम किया, टीवी नहीं देखा, या रिलेटिव्स के यहाँ नहीं गई, फिल्म नहीं देखी, क्या क्या छोड़ना पड़ता है एक टॉपर बनने के लिए? मतलब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या हार्ड वर्क ऐसा है जो करना पड़ता है? कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, ऑल्दो हम ये कोशिश करते थे कि मेंटेन रखें, क्योंकि टाइम लिमिट मतलब पता नहीं है आपको कितने समय तक आपका एग्ज़ाम आएगा या कंप्लीट होगा।
हम लोग थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते थे, मगर कट ऑफ करना पड़ा है क्योंकि जैसे मैं इलाहाबाद में रहती थी तो कानपुर में यहाँ पर कोई फंक्शन होता था तो मैं आ नहीं पाती थी क्योंकि वहाँ पर मेरा टेस्ट लगा है या कुछ है, तो मुझे टाइम वैसे मैनेज करना होता था। तो काफ़ी फैमिली फंक्शंस मैंने छोड़े हैं और शादी पार्टीज़ में तो मुझे याद नहीं है कि मैं कब से नहीं गई हूँ। अच्छा। मगर मैं इलाहाबाद में जहाँ रहती थी वहाँ मैं सोशलाइज़ करती थी, वहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मिलने वगैरह जाती थी। टीवी और इन सारी चीज़ों के लिए भी ये है कि हम लोग थोड़ा बहुत जैसे खाना खाते वगैरह इस टाइम पे थोड़ा टीवी या ऐसे रखते थे ताकि बहुत मोनोटोनस ना हो कि आप पूरे समय पढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि ये है कि लोग कहते हैं कि आपको कमरे में बंद होकर पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ें भी होती हैं, वो दिन भी होते हैं। जब एग्ज़ाम आपका आ जाता है कि आपका 1 महीने बाद पेपर है, तब आपके पास कुछ नहीं, आप बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और पढ़ते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप कुछ नहीं करते। लेकिन बाकी नॉर्मल डेज़ में हम लोग हर तरीके से एक्टिव रहते थे कि बाहर सोशलाइज़ भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने हेल्पफुल होते हैं और आपने कितने साल के पढ़े पेपर, सॉल्व किए पेपर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि किस पैटर्न का सवाल आ रहा है ये जानने के लिए। अब टॉपिक्स तो इतने सारे हैं, मगर आपको क्या स्पेसिफिकली किस तरीके से पूछा जा रहा है ये आइडिया लेने के लिए मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को बैठ के एनालाइज ही किया था कि किस तरीके से पेपर आता है, क्या मतलब मैं इसमें अच्छे से कर सकती हूँ कि नहीं। पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करने के बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने लिए अलग से बना लिए थे कि इस टॉपिक में ये सवाल आते हैं, इस टॉपिक में ये सवाल आते हैं। तो जब मैं प्रिपेयर करती थी, मैं पढ़ती सब थी, मगर उन क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी कि हाँ वो तो मेरे प्रिपेयर ही रहें कि अगर रिपीट हो जाएँ तो, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर्स तो बहुत हेल्पफुल रहे और पिछले 10 साल के मैंने मतलब 2003 से जितने पेपर हुए हैं मैंने सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को पढ़ा था। अच्छा, एक बात निशी आप बार बार कह रही हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ कैसे, अगर ये बताइए। और दूसरा सवाल मेरा, जैसे आपने कहा सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 1-1.5 साल कोचिंग की, फिर आप खुद से पढ़ने लगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट वाले हर बच्चा जो है वो इलाहाबाद जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकता, कहीं भी अपने शहर में रह रहा है। क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी से, जैसे इतनी सारी चीज़ें आप शेयर कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, क्या कोई सेल्फ स्टडी से कर सकता है? बिल्कुल ईजिली कर सकता है। मुझे लगता है कोचिंग से मुझे एक गाइडेंस ज़रूर मिली थी कि आपको कैसे करना है। आपके टेस्ट लगा दिए जाते थे, आप टेस्ट अटैम्प्ट करते थे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। लेकिन कोई अगर चाहे तो वो सेल्फ स्टडी करके भी ये कर सकता है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कोचिंग वाले बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना तो आपको ही रहता है। तो वही है कि बस मेन फोकस ये रखना चाहिए कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, आप पैटर्न समझ लो कि आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ लो, आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बना लो, ये एग्ज़ाम इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ऐसा एकदम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने से पढ़ना चाहते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। बस सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आपके पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता तो आपको ये समझ नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप सोर्स लिमिटेड रखिए, आप टाइम लीजिए अपना सोर्स ढूंढने में कि आपको कहाँ से पढ़ना है। लेकिन जब आप ये चॉइस कर लेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, फिर आप उसमें ही पूरे मन से लग जाइए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को कैसे, मतलब ये बात सही है कि बहुत सारा पढ़ लिया, अब एग्जामिनेशन हॉल में देर हो रही है, वैसे लिख रहे हैं, लग रहा है मेरा ये क्वेश्चन मेरे बाकी, वो कैसे हैंडल किया जाए? जैसे उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है प्रैक्टिस करना। मैं तो इंस्टीट्यूशन में मुझे काफ़ी सारे टेस्ट मिलते थे, टेस्ट में एकदम लिमिटेड टाइम में आपको लिखना होता था, तो मेरी प्रैक्टिस उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई। कॉलेज वगैरह में भी एग्ज़ाम में ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम रहता है और आपको लिखना रहता है, तो कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स देते देते मेरी राइटिंग स्पीड ठीक थी, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू नहीं हुआ था। लेकिन जनरली जिन बच्चों को होता है, या मेरी फ्रेंड जो थे उनको किसी को था, तो ये रहता था कि हम टाइमर लगा के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 15 मिनट्स में लिखना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अराउंड 4 पेजेस लिखने रहते हैं। लेकिन वही है कि वहाँ पर क्या होता है, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, आपको तुरंत स्विच करना होता है कि आप पहले ये लॉ सोच रहे हैं फिर वो लॉ सोच रहे हैं। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों में, बाकी वहाँ पे आपसे बीच में सिग्नेचर कराने आ रहे हैं या कोई वेरिफिकेशन लेने आ रहे हैं, तो वो आपको पूरे 3 घंटे नहीं मिलते हैं। तो ये आप मेंटली अपना ऐसे प्रैक्टिस करके चलिए कि आपको जैसे 2.5 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें ही आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं। कभी भी आप पूरा 3 घंटा सोच के चलेंगे तो वहाँ पर एग्जाम छूट जाएगा। अच्छा, एक निश्चित बात बताओ, वैसे तो हमें सबको यही लगता है कि टॉपर ने जब देखा होगा क्वेश्चन पेपर उसको सब कुछ आता होगा। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, या जहाँ पे MCQ आप कर रहे हैं तो आपको लगा कि ये डाउट है, तो और ये भी फेयर रहता है कि कहीं मेरा माइनस मार्किंग ना हो जाए, क्या ऐसा आपके साथ हुआ?
बिल्कुल हुआ। जीके का पेपर तो इतना टफ था, मुझे लग रहा था, मैंने स्टार्टिंग से देखा हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मुझे लगा मुझे हिस्ट्री आ ही नहीं रही थी, मैंने पलट दी, पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लेती हूँ जो मुझे आते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम में पूरा पेपर पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन मुझे पूरे कम्प्लीटली आते थे, मैंने मार्क किए थे, तो मुझे अराउंड 50 क्वेश्चन आए थे। और ये ऐसे मैंने सोचा था कि मैं 75 to 80 क्वेश्चन ठीक करना चाहती हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं आ रहे हैं, फिर मैंने सेकेंड रीडिंग दी, थर्ड रीडिंग दी, इंटेलिजिबल गेस लगाए, तो उससे मैंने अटैम्प्ट करे थे। ऐसा नहीं होता, ऐसे मेंस में भी ऐसे ही हुआ था कि सब्सटैंटिव लॉ में मतलब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आए थे, जो आप पहले से आंसर आपने सोचे ना हो, तो वहाँ पे उसको सोच के लिखने में टाइम लग रहा था, अटैम्प्ट करने में। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, मगर बस वही है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्या आप वैसे आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी जब आपको लगता है कि ये डाउट है, ये मेरा सवाल गलत, मेरा आंसर गलत हो सकता है, उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसा वो गैस लगाना कितना सही होता है? गैस वाली चीज़ में मैं यही कहूँगी कि भाई इंटेलिजेंट गैस लगाना रहता है कि 4 ऑप्शंस में से अगर आप 2 ऑप्शंस डिडक्ट कर पा रहे हैं और आपको 2 में केवल डाउट है, 50-50 टाइप का, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उसमें चांसेस होते हैं प्रोबेबल कि आपके सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही आपका मतलब गड़बड़ कर देती है मार्क्स फिर एंड में। अब निशी, ये तो बात हुई प्रीलिम और मेंस की। अब बताइए इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था, और इंटरव्यू का जैसे थोड़ा मुझे बहुत डिटेल में बताइएगा, कैसे आप इंटरव्यू हॉल में कैसे आपकी एंट्री हुई, आपका उस दिन अपीयरेंस क्या था, आपने क्या पहन रखा था, और क्या घबराहट हुई, और क्या ऐसा कोई सवाल था जो आपसे पूछा गया, आप उसका आंसर आपको नहीं आता था? जी, मेरा इंटरव्यू जैसे जिस दिन था उस दिन काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू था, मतलब अराउंड 40 बच्चों का रहा होगा, और मेरा लास्ट इंटरव्यू था। मैं वेटिंग रूम में सबसे पहले गई थी, लेकिन मेरा सबसे लास्ट में नंबर आया था, तो वहाँ पे उतनी देर मुझे 3 घंटे तक बैठना काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है कि आपको पता है अभी आपका इंटरव्यू है, तो मैं बहुत घबराई हुई तो थी। बाकी ड्रेस कोड के लिए लड़कियों के लिए प्रेफरेबली मैंने क्रीम साड़ी पहनी थी और ब्लैक कोट पहना था साथ में, और बाल वगैरह का बन, मतलब कि आप क्लीन लगें कि डिसेंट लगे, तो बन बनाया हुआ था, और मैंने कोट पहना था। जब मेरा नंबर आया, मैं बाहर वेटिंग रूम में बैठी थी, उसके बाद मैं अंदर गई तो 4 लोग थे मेरे बोर्ड में, तो 4 लोग थे, मैंने बोला, मैं अंदर गई। उसमें से एक मैम ने सबसे पहले मुझसे सवाल, मतलब उन्होंने मुझसे लॉ रिलेटेड बहुत सवाल नहीं पूछा था। मेरा इंटरव्यू अराउंड 12 मिनट्स तक चला था। वो मुझसे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जंक फूड को डिफ़ाइन करो, तो वो मुझे लग रहा था कि वो लॉ रिलेटेड नहीं था, मगर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो आपको क्या लगता है जंक फूड क्या है? तो मैंने उसको आंसर कर दिया था, मगर जंक फूड पर ही हमारा लगभग 5 मिनट तक डिस्कशन चल रहा था कि एग्जैक्टली जंक फूड क्या होता है, और सब नूडल्स खाते हैं, वो मैदा होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सवाल था कि जंक फूड क्या है। तो आपको लगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, या कॉन्फिडेंटली आपने इसको आंसर किया? पहले कॉन्फिडेंटली जैसे जनरल मुझे जो भी पता था मैंने बताने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे फिर से 2 बार उससे रिलेटेड कुछ और सवाल पूछे, मैंने वो भी बताए। आखिरी में उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पेसिफिकली डिफाइन करिए कि क्या होता है। आप बताओ जंक फूड क्या होता है? तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं आता था, तो फिर मैंने उन्हें यही बोला कि मैं आई एम अनेबल टू डिफाइन, बाकी मैं रीड कर लूँगी कि कहाँ से, मतलब क्या होती है एग्जैक्ट डेफिनेशन। जनरल वर्ड्स में वो नहीं आंसर चाह रहे थे। और इंटरव्यू में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप बोल दो कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ही लर्नेड पर्सन्स बैठे हैं, उन्हें पता है, उन्हें आंसर पता है, उन्हें आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको नहीं आ रहा, आप उन्हें घुमा रहे हो, तो वो चीज़ आपके फिर नेगेटिव में जाएगी। तो मुझसे और भी उन्होंने सवाल पूछा था, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, यूपी के स्टेट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो यूपी वाले मुझे नहीं पता थे, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि मुझे नहीं अभी याद आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो उसका वही है कि अगर आप सच बोल देते हो तो वो चीज़ आपके पॉजिटिव में ही रहती है वहाँ पे, क्योंकि वो आपकी नॉलेज इतनी टेस्ट नहीं कर रहे होते, ये टेस्ट कर रहे होते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है, आप बोल दीजिए कि आपको नहीं आ रहा है। जब आप इंटरव्यू दे के निकली बाहर, तो आपका खुद का क्या असेसमेंट क्या था? मैं इंटरव्यू दे के निकली थी, फिर मैं रो रही थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि वो जंक फूड पूछ रहे थे और वो मैं बता नहीं पा रही थी सही से। मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू एकदम अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, फिर वो इंटरव्यू के कितने दिन बाद रिजल्ट आया? इंटरव्यू मतलब 28 तक थे, मेरा 24 को था, तो रिजल्ट तो 30th को आ गया था। केवल लिस्ट आई, अभी मार्क्स नहीं आए हैं, मार्क्स बाद में अपडेट होते हैं, तो फिर पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसा था। अच्छा,
थैंक यू निशी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे उम्मीद है कि जो तमाम स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और निशी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जाके इलाहाबाद में जाकर ही प्रिपरेशन करे। आप जहाँ हैं, जिस सेंटर में जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए, बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ बुक्स के नाम, जो पब्लिकेशंस के नाम निशी ने बताए हैं, आप उनको रेफ़र करें। आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन फुल डेडिकेशन, यानी जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग सिर्फ आपको एक गाइडेंस देती, तरीका बताती, लेकिन आपका जो डेडिकेशन है, आपका हार्डवर्क है और आपकी सेल्फ स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। बस चलते चलते आप हमें तमाम स्टूडेंट्स को आप ये बताइए जो किसी भी वजह से इस बार रैंक में पीछे रह गए या जिनका PCSJ में नहीं हो पाया इस साल और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, आप उनको क्या मैसेज देंगी और वो क्या की फैक्टर है कि वो अपनी फायर को, अपने मतलब अपने वही वाई फैक्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें? मैं इसके लिए दो ही चीज़ कहती हूँ। एक तो पहला है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी पहले एग्ज़ाम्स में जब नहीं हुआ था तो यही रहता है कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा। आप अपनी क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप को कि आपको नॉलेज है या नहीं, आप एलिजिबल, मतलब उस चीज़ को आप कर सकते हो कि नहीं। तो पहली चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। जब तक अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो मेहनत का फल मिलता ही है। बस वही है कि अभी मिल रहा है कि देर में मिल रहा है, उस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रहना है। सेकेंडली, मेरी एक चीज़ थी, मैं हमेशा कभी भी मैं कट ऑफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती थी, क्योंकि कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होते हैं उतने आप ले आके कट ऑफ। बच्चे क्या करते हैं कि पास्ट ईयर देख लेते हैं कि 180 मार्क्स जैसे गए थे तो 180 स्कोर करना है। वो सबसे गलत स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आप 180 के लिए प्रिपेयर करके चल रहे हो, पेपर टफ आ गया तो आपका क्लियर नहीं होगा। मैंने हमेशा हाईएस्ट मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर किया है। जब आप दिमाग में लेके चलते हो कि आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं तो फिर आप सब कुछ पढ़ते हो, सब कुछ करते हो जितना मैक्सिमम आप कर सकते थे, क्योंकि कट ऑफ तो मिनिमम होता है। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप हाईएस्ट के लिए पढ़िए, फिर आपका क्लियर तो हो ही जाता है। बिल्कुल, और टारगेट हाई रखना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। आप ये सोचिए कि नहीं मैं सेलेक्टिव पढ़ लूँ, ये लॉ में पढ़ लेती हूँ, ये मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि इतना में से इतना ही आएगा, ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलता। और जैसा कि निशी कह रही, मैक्सिमम के लिए एफर्ट करना चाहिए। अगर आप मिनिमम के लिए करते हो तो आपके पीछे जाने की बहुत संभावनाएँ रहती हैं। सेल्फ स्टडी पर मेन फोकस करना है, बिल्कुल डेडिकेट रहना और कहीं भी निराश नहीं होना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अभी पेपर के बहुत दिन है, थोड़ा आप स्लो हो गए। और जैसे निशी का एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि जब वो इंटरव्यू से निकली तो उन्हें लगा कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं। तो लेकिन यही कि आपको घबराना नहीं है। प्रीलिम में पता लगा प्रीलिम में किसी का अच्छा नहीं हुआ तो मेंस में वो बिल्कुल स्लो हो गया, उसको लगा मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आप जजमेंट करने वाले कोई नहीं होते। आपका जो फोकस है वो बिल्कुल आपके वर्क पर होना चाहिए, आपके हार्ड वर्क पर होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। आप ज़्यादा इस चीज़ के लिए उलझे नहीं कि ये मेरे कितने नंबर आया, प्रीलिम में नहीं आया तो मेंस में तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल आप फुल डेडिकेशन से तैयारी करते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आज जो निशी ने टिप्स बताए हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।